आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में ये है कि 15 साल पुराना प्यार होता है। दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। साथ में ये फैसला करते हैं कि बस अगर प्यार में जी नहीं सकते तो प्यार में मर तो सकते हैं ना। फैसला मरने की है। स्पॉट पे पहुंचते भी हैं, लेकिन वहां से जो लड़का है वो पहुंच जाता है सीधे जेल के सलाखों के पीछे। 15 साल पुराना प्यार क्या होता है कि वो लड़का जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। जानते हैं पूरी कहानी। इस कहानी से सीखने को भी मिलता है समाज में, और ये जानने को भी मिलता है कि समाज की जो ढांचाएं हैं, लोगों की जो मनोवृत्तियां हैं, वो किस किस प्रकार से हैं। कहानी की तरफ चलने से पहले आपसे निवेदन है कि अनमोल जिंदगी और कोसोव ट्रस्ट की तरफ से समाज के लिए साफ सुथरा सोशल मीडिया, ये एक मुहिम चलाई गई है। आप उसमें जरूर भाग लें। mypungi.com पे जाकर अकाउंट बनाएं और पूरा परिवार के साथ सोशल हो जाए। एक बेहतर आय की भी व्यवस्था है, यानी आप उस अकाउंट को मोनिटाइज करवा सकते हैं। वहीं पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, पोस्ट करें, समाज के बेहतरी के लिए, और आप आनंद उठाएं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ कि पुराना प्यार 15 साल का। ऐसा क्या होता है कि वो लड़का सलाखों के पीछे चला जाता है। घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। 18 अक्टूबर 2023 को एक लड़की थाने पहुंचती है और ये कह वहां पे एफआईआर लिखवाने के लिए दारोगा से कहती है कि श्रीमान, बरेली एक सुंदर सा जगह है, और जैसे ही नाम बरेली का आता है आपके मन में एक गाना जरूर याद आ जाता होगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। चलिए, आप इस गाने का आनंद लेते रहें, लेकिन कहानी की तरफ भी चलना है। बड़ा ही मजेदार कहानी है और सीखपूर्ण भी है। प्यार में जुर्म हो जाता है, करता है बंदा प्यार, लेकिन अनजाने में लग जाती है धाराएं और पहुंच जाता है सलाखों के पीछे। लड़की दारोगा को जब ये अपना दर्द सुना रही होती है तो कहती है कि दारोगा साहब, मैं 15 साल से लूटी जा रही हूं, मेरा मान सम्मान सब कुछ लूट चुका है। दारोगा हैरान हो जाते हैं, 15 साल से, और एफआईआर आज आपने लिखवाया, या लिखवाने आप आए हो आज। 15 साल से आपके साथ अत्याचार हो रहा है और आप एफआईआर आज लिखवा रहे हो। कहती हाँ साहब, 15 साल से वो ठग रहा था, धोखा दे रहा था, ये बात का मुझे पता मतलब आज ही चला है साहब। बस आप लिखो। वहां पे अपनी आप बीती हुई सारी बातें वो बताती है। दारोगा ये देखते हैं कि आखिर ये जो लड़की कह रही है इसमें सच्चाई है। एक एक बात में सच्चाई झलक रहा है और दुखी भी है, और ये दुखी होकर कह रही है। संज्ञान लेते हैं। जो नंबर और नाम बताया जाता है, दारोगा साहब पूरा का पूरा टीम खड़ा कर लेते हैं और फास्ट एक्शन लेते हुए उस लड़के के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करके बस टीम जाती है, उठाकर सीधे थाने लेकर आती है। थाने लाकर सामने बैठा देती है पुलिस, और सामने बैठी है संध्या। संध्या नाम की औरत आई है, लड़की नहीं, अब औरत है वो, एफआईआर लिखवाने। संजय अपनी बड़ी बड़ी आंखें देखकर दिख करके
वो देख रहा है संध्या को कि क्या बात है भाई, यहाँ पे थाने में हमारे प्रति तुम केस लिखवा रही हो। संध्या कहती है कि हाँ। इतने में दरोगा साहब कहते हैं, संजय, संध्या से बात नहीं करना है, जो भी मैं पूछता हूं वो सही सही बताना है, अन्यथा तेरी जो चमड़ी है ना तेरे शरीर से उधेड़ दी जाएगी। अपने अंदाज में थानेदार साहब जब पूछताछ करते हैं तब संजय कहता है, श्रीमान, जो भी बातें हैं मैं सत्य आपको बताऊंगा और ये 15 साल की जो बातें हैं वो बताऊंगा। संजय बताता है, श्रीमान, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये 9th क्लास में थी और मैं भी 9th क्लास में ही था, सेम समकक्ष। एक दिन स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम था, साइंस से संबंधित कुछ बनानी थी, कुछ अपडेट्स करना था, कुछ सीखना भी था। टीचर गई हुई थी साथ में, बस में हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे जंगल भी था, थोड़ा मैदान भी था, खेलना भी था, कुछ समझना भी था, पढ़ना भी था। स्कूल की तरफ से वो प्रोग्राम किया गया था। हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे साहब, और उस दिन संध्या बैठ गई थी एक पत्थर पे और बैठकर मुझे ही सिर्फ टुकुर टुकुर देख रही थी। दोस्त लोग की नजरें जब संध्या के ऊपर गई थी साहब, दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और गाने लगे, टुकुर टुकुर देखती हो क्या। फिर मैंने देखा कि टुकुर टुकुर देख रही है संध्या, और मैंने जब इसके पास गया मैं बोला कि संध्या ये क्या हो गया तुझे, और इस तरह से तुम मुझे कब से घूरे जा रही हो। ये बात जैसे ही मैं जोर से बोला, जितनी भी लड़कियां थी, जितने भी लड़के थे, यहां तक कि क्लास टीचर भी आ गई। टीचर ने कहा, संध्या क्या कर रही हो। लेकिन संध्या पे किसी भी बात का असर हो नहीं रहा था सर, श्रीमान, बस देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। टीचर जोर से डांटती है, संध्या तुम क्या कर रही हो। तब जाकर संध्या कहती है कि श्रीमान, मैडम, बस मुझे ना संजय को देखने का मन कर रहा है। संध्या दिखने में बहुत सुंदर थी, प्यारी थी, गोरी थी, और बस बहुत प्यारी बच्ची। संजय भी बहुत प्यारा था, गोरा था, थोड़ा लंबा था, प्यारा लड़का। संध्या डरे बगैर डेयरिंग के साथ टीचर को कहती है कि बस मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखती ही रहूं, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मेरी नजरें संजय से हट ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है मैं बस देखती रहूं। बच्चियां हंसने लगते हैं, लड़के भी हंसने लगते हैं, मैडम भी हंस जाती है, क्योंकि मैडम समझ जाती है। संजय और संध्या का मजाक पूरा स्कूल में उड़ने लगा था। सारे स्कूल में ये पता चल गया था कि संध्या को संजय से प्यार हो गया है। क्योंकि स्कूल का माहौल स्कूल में ही, घर तक नहीं पहुंचा, समाज तक नहीं बात पहुंची, स्कूल की बातें स्कूल तक रह गई। टूर प्रोग्राम खत्म हो जाता है, अब रेगुलर क्लास है। संध्या आती है और संजय को निहारते रहती है। अब संजय भी संध्या के निहारने की वजह से, नया उम्र है, बच्चा है, जानने की इच्छाएं उस समय तमाम बच्चों में हो जाती है कि आखिर अपोजिट सेक्स के मामले में कि भाई सामने वाली लड़की क्या है, लड़की के मन में लड़का क्या है, ये सब चीजें आम बातें हैं, जानना समझना, हरकतें भी बदलने लगती है। और यही हुआ था इन दोनों के बीच में। संजय ये भी कहता है कि श्रीमान, हम लोग बातचीत करने लगे थे, गाहे बगाहे मौके की तलाश में हम दोनों रहते ही थे। मुलाकातें होने लगी, और मुलाकात होते होते जैसे जैसे हम लोग बड़े हो गए, सारी हदें पार कर गए हम लोगों ने। संध्या ने भी वो सारी हदें पार कर गई और मैं भी सारी हदें पार कर गया। बोर्ड भी कर गए हम लोग, 12th भी पार कर गए हम लोग, कॉलेज भी पार कर गए हम लोग श्रीमान, और बाकी सारी हदें भी पार कर गए श्रीमान। जी, इतना प्यार, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यहां तक की वादे
एक दूसरे को करते रहे, मिलते रहे, सारी हदें पार करते रहे। संजय ने कहा कि संध्या, इस तरह से हम और आप कब तक मिलते रहेंगे? क्यों ना बस एक दूसरे का हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। संध्या अपना मुंडी नीचे कर लेती है और कहती है कि संजय, ये पॉसिबल नहीं है। संजय पूछता है, क्यों पॉसिबल नहीं है? संध्या कहती है कि तुमको पता है ना, तुम दलित वर्ण से आते हो और मैं वैश्य वर्ण से आती हूं। वर्ण, हमारा भारतवर्ष 4 वर्णों में बटा हुआ है, उसी में एक वैश्य वर्ण है और दलित वर्ण। वैश्य वर्ण में भी भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां, दलित वर्ण में भी भिन्न भिन्न प्रकार की जातीय व्यवस्थाएं हैं। अब वो वैश्य है संध्या और संजय है दलित। अब ये कैसे हो सकता है कि शादी हो जाए? कैसे घर बस सकता है? माँ बाप समाज स्वीकार कैसे कर सकता है? क्योंकि व्यवस्थाएं अलग बनी हुई है। अब ये आड़े आने लगा है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। बाकी 9th से लेकर कॉलेज तक 2 शरीर जब आपस में मिलते थे चुपके चुपके से, तो वहां ना तो वैश्य दिखाई देता था ना दलित दिखाई देता था। बस 2 शरीर थी, 2 शरीर आपस में मिलते थे, चरम सुख की प्राप्ति हो जाती थी, आनंद आ जाता था, गुदगुदी आ जाती थी, सब कुछ हो जाता था। वहां पे वैश्य और दलित नहीं आया, लेकिन साथ में जब जीने की बात आई तो यहाँ पे आ जाती थी। संजय यहीं पे टूट जाता था। बहुत इच्छा थी कि संध्या हमारी पत्नी बन जाए, मैं इसको बहुत प्यार से रखूंगा, लेकिन नहीं, नहीं मानी। दोनों घर से भाग नहीं सकते, क्योंकि दोनों संपन्न परिवार से हैं। सामाजिक ढांचा इनका घर परिवार का बहुत अच्छा अच्छा बना हुआ है। भाग भी नहीं सकते, नाम खराब हो जाएगा। शादी कर नहीं सकते, वर्ण व्यवस्था आड़े आ रहा है, तो चुपके चुपके से मिल तो सकते हैं, और यही कर रहे थे। फिर चुपके चुपके से कब तक मिलते? दोनों की शादियां हो जाती हैं, संध्या की भी शादी, संजय की भी शादी अपने अपने वर्ण व्यवस्था में हो जाती है। लेकिन संध्या अपने शादी से खुश नहीं होती। उस बार बार संजय से मिलना, बार बार संजय से बातें करना लगातार चालू। संजय भी अपने पत्नी से खुश नहीं, शादी से खुश नहीं, बार बार संध्या से मिलना जुलना सब चल ही रहा था, जिंदगी चल रही थी। संजय कहता है दरोगा साहब कि अचानक साहब एक दिन बस बातचीत के दौरान हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ऐसा घुट घुट कर जीने से बेहतर है मर जाते हैं ना जी। साथ में जी नहीं सकते, प्यार में जी नहीं सकते, जमाना जीने नहीं दे सकता है तो मरने तो दे सकता है, मरने से कौन रोक सकता है? बातें तय हो जाती है और दोनों पहुंच जाते हैं वहां। राम गंगा बैराज है, बरेली से 12 साढ़े 12 किलोमीटर की दूरी पे। वहां पे बातें तय हो जाती है, दोनों फैसला कर चुके होते हैं कि बस अब मर जाना है, पहुंच जाते हैं। दारोगा कहते हैं कि संजय यहीं पे चुप रहो, यानी राम गंगा बैराज पे तुम 17 तारीख को, यानी 17 अक्टूबर को तुम था वहां पे? संजय कहता है जी हाँ, मैं आया था, साथ में मरने आए थे। अब चुप रहो, अब यहां संध्या बोलेगी। थानेदार कहते हैं संध्या जरा बताओ इसका कसूर क्या है? अब यहां संध्या कहती है श्रीमान, हम तो इसके बगैर जी नहीं सकते थे। उस समय यानी विगत 15 सालों से ये जो कहता गया मैं करती गई। मैं अपना मान सम्मान जो भी एक नारी के बस में है, मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैंने यही कहा था कि जब हम साथ में जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। हम लोग दोनों इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद राम गंगा बैराज पे एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हमने वादे किए कि संजय, समाज
जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हम दोनों को जीने नहीं दी। अरे कम से कम मरने के बाद वहां तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं होगी ना, वहां तो बंधन नहीं होगा ना, वहां तो हम और आप जी सकते हो ना साथ में। संजय ने कहा था कि हाँ, क्योंकि संजय ये भी कहा था कि बात तो सही है, बस मरने के बाद मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद की साहब, वादा कर चुका था, छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद 4-6 घंटे बाद मुझे होश आया। मैं कहीं और थी साहब। कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे देख लिया था छलांग लगाते हुए और बस बचा लिया। अब आगे पूछिए साहब कि संजय से कि आखिर आगे हुआ क्या था। दारोगा बड़ी बड़ी आंखें करते हैं और संजय की तरफ इशारा करता है, संजय बता क्या हुआ उस दिन। संजय कहता है, श्रीमान वादा तो हो चुका था, संध्या और मैं दोनों आंखें बंद कर चुके थे, बस कूदना ही था। 1 2 3 बोलना था, 1 2 3 और कूद जाना था। मैंने स्टार्ट किया बोलना, 1 2 3, संध्या कूद गई और मैं कूद नहीं सका। मेरे दिमाग में बात आई कि जिस लड़की को मैं शादी करके लाया हूं उसका क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। अरे पता नहीं, यहाँ पे तो समाज हमें नहीं मिलने दिया संध्या से, क्या पता मरने के बाद मिल भी पाएंगे भी या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आज तक तो कोई भी महान से महान व्यक्ति मरने के बाद वाली स्थिति को तो नहीं बताया है। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो बड़े से बड़े महर्षि ऋषि ज्ञानी क्यों ना हो जाए, आज तक किसी ने स्पष्टीकरण नहीं किया है कि मरने के बाद तेरे साथ यही होगा, ये हुआ है इस व्यक्ति के साथ। श्रीमान ये सब बातें उसी 1 2 3 बोलते बोलते न जाने कौन कौन सी बातें मेरे दिमाग में आ गई और मैं साहब को नहीं सका, सीधे घर आ गया। घर आ गया। संध्या पता नहीं कैसे बच गई। मैं कूद भी नहीं सका क्योंकि मुझे तैरने भी नहीं आता है। मैं संध्या को चाह के भी नहीं बचा सकता था रामगंगा बैराज से। हम घर आ गए, पश्चाताप में जूझ रहे थे, रो रहे थे साहब। अब इसी बीच आप अचानक हमको उठाकर लेकर आए हैं। अब इसमें मेरा क्या दोष है साहब, मेरा क्या दोष है। दारोगा साहब कहते हैं कि यही तेरा दोष है। संध्या के साथ गुजरा हुआ 15 सालों के अंदर वो सारी प्रेम कहानी, और ये संध्या वह कहती है कि नहीं इसने धोखा दिया, इसके मन में छल था, कपट था। 15 साल से मेरे अस्मत के साथ, मेरी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ किया है। बस इसको हवस का भूख था और इसने बस अपनी हवस मिटाई है। प्यार नहीं था, अगर प्यार होता तो ये कूद कर जान दे दिया होता। नहीं साहब, इसने धोखा दिया, वादा खिलाफी किया है और इसलिए इसको जेल होना चाहिए। मेरे इज्जत लूटा है, इसके कहने पे मैं घर से यहां आई थी, मैं कूद गई थी, मर गई थी समझिए साहब। अगर स्थानीय लोग नहीं बचाते 2-4 मिनट और, तो मैं तो मर ही गई थी ना। जान लेने का काम इसने किया, क्योंकि इसने ही मुझे प्रेरित किया जान देने के लिए। मैं इसके ही बल पर मैं जान देने गई थी, जान लेने का काम इसी ने किया है। सोचिए, संजय के ऊपर तमाम धाराएं 376, 354, 66, तो क्या जो भी धाराएं आती है साहब, अपहरण से लेकर, छेड़छाड़ से लेकर, रेप केस से लेकर, वो तमाम धाराएं लगती है। वहां के थानेदार टोटल क्रिया प्रक्रिया करने के बाद कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे केंद्रीय जेल में डाल दिया जाता है संजय को। और संजय के ऊपर आगे
कार्रवाई चल रहा है, क्या अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। संध्या सीधे अपने घर जाती है, अपने पति देव के साथ जिंदगी बिता रही है, अच्छे से जिंदगी बिता रही है, वहां किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब भी आप प्यार करो, भले ही क्यों ना 7 8 क्लास 9 क्लास में हो, अभी स्टार्टअप कर रहे हो, तो सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तो मैं कह गया, सॉरी क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये भी देखना अनिवार्य है। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, कुछ देखता नहीं है, लेकिन भैया प्यार में अंधा होने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है। आपके सामाजिक संरचना को जानने की आवश्यकता है, आपकी जाति व्यवस्था को भी जानने की आवश्यकता है। काश जाति व्यवस्था ही नहीं होती, लेकिन है बड़े बड़े महान लोग जितने भी नेता हैं, नीतीश जैसे, वो भी जाति व्यवस्था को बढ़ाने में तुले हुए हैं। वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, तो सारी व्यवस्थाओं को देखना है, इसके बाद कदम बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि प्यार के बहाव में 376 लग जाए, 354 लग जाए, धाराओं के पीछे आपकी जिंदगी खराब हो जाए, नर्क हो जाए, जेल, कोर्ट कचहरी करते करते घर परिवार सब तबाह हो जाए। सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।